हूँ कि मेरे गांव से बॉम्बे की दूरी जो थी वो सिर्फ सड़क और रेल की दूरी नहीं थी, वो थी दो सोसाइटीज़ के बीच की दूरी, दो लैंग्वेजेस के बीच की दूरी। तो निकलने वाला था दिन शाम को, तो मैं बस वही बोला था शहर को कि यार बहुत हुआ, इस बार आया था मांगने वाला बनकर आया था, मिला मुझे नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा मांगने वाला नहीं, अब देने वाला बनकर आऊँगा, तो ही आऊँगा इस जगह, वरना नहीं आऊँगा। सिंगल टेक फिल्म की ये खूबी है कि आप एक इमर्सिव जो है एक्सपीरियंस लेते हैं उसमें। आप यू फील दैट यू आर इनसाइड द सिनेमा, यू आर देयर विद कैमरा, यू आर इन द रॉइड्स। उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में आप भी एक हिस्सा हैं। आप हिस्से हैं उसके। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर हैं। अटैचमेंट आ जाता है। आप जुड़ के काम, आपको लगेगा कि उस दिन दिल्ली के जंगलों में आप घूम रहे हो साथ में, कि आपके सामने हो रहा है, आप भी पार्ट हो उसका। जब दिल्ली और नोएडा को पूरी तरह से काट दिया गया था, लोगों को 6-6 घंटे घूम कर अपने ऑफिस जा रहे थे, जनजीवन प्रभावित था, लोग एम्बुलेंस में अस्पताल ही नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मुझे तो सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, ने आकर मेरे साथ खड़े होना चाहिए कि आप एक ऐसे वर्ग का दर्द बताने जा रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया मुंह फेर कर बैठी हुई है। क्या यूनाइटेड नेशंस और क्या बड़ी बड़ी संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग, सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ कब देखोगे भाई? बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, 4-4, 5-5, 6-6 साल के, लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं, इसलिए उनको स्कूल नहीं जा सकते। शिक्षा का तो अधिकार हर किसी का है भाई। Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we're having a podcast with Indian film producer, writer and director, Mr. Devendra Malviya. Mr. Devendra Malviya has made a movie by the name of 2020 Delhi. The movie is all about Delhi Danga. And जो CAA और NRC law pass हुआ था, उसके बारे में ये movie है. When the release of the movie has been postponed multiple times. And when the trailer of the movie has been released on YouTube, there were a lot of controversies. So in this entire podcast, we try to understand that what the controversies is all about. And we try to understand the filmmaking process and how a Bollywood industry works on filmmaking. So please watch this entire podcast so that you can have a lot of insights about filmmaking and about Bollywood as well. And before that, I would like to request you to please subscribe this channel so that you can have a lot of updates from our end. And you can also subscribe our business news channel by the name of TSBP News. In that segment, we cover top 5 business news as Monday to Friday and also the top business news of the day. So please watch this episode till the end and please subscribe this channel. So first of all, thank you very much for giving us your time and thank you very much for coming to our studio. थैंक यू सो मच अनिल जी। मुझे अच्छा लगा आपके स्टूडियो आज। मैं बड़े दिनों से मैं भी कोशिश कर रहा था कि हम साथ बात करें, आखिरकार आज वो दिन आ गए एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 नाइस। And welcome to our channel. The channel name is The Spotlight and this segment we call about The Spotlight Beyond Profession. उसका पर्पस ये है because in this entire process of this podcast we will try to understand more about your journey, that how you started, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक आप पहुँचे और अभी जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में भी हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। एंड बिफोर डीप डाइव इनटू दिस पॉडकास्ट, अगर हम आपसे थोड़ा सा ये जान लें कि कहाँ से आपकी बेस है, कहाँ से वो जर्नी शुरू हुआ, थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में हमें बता दें, बिकॉज समवेयर वहाँ ही से कुछ डेवलप होना शुरू होता है दिमाग में एंड धीरे धीरे हम स्लोली एक प्रोसेस के थ्रू हम पहुँचते हैं कहीं ना कहीं। सो थोड़ा सा एक बेस के बारे में बता दें एंड देन वी विल डीप डाइव इनटू इट। बेस के बारे में तो थोड़ा ही बताऊंगा, लेकिन वो इतना सारा कुछ बताने के लिए ऑब्वियसली एंड इट्स रियली अ जर्नी। मेरा जो जन्म जो है यहाँ से बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मध्य प्रदेश में ही, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है उस ज़िले के अंदर जिसका नाम है डेढ़ तलाई। वहाँ मेरी पैदाइश है वहाँ की और मैं किसान परिवार में जन्मा हूँ वहाँ पर। और मेरी जो है शिक्षा भी बड़े ही साधारण एक सरकारी स्कूल से हुई है वहाँ पर। लेकिन वो स्कूल और उस परिवेश ने और उस माहौल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ जो कुछ मैं आज हूँ यहाँ पर मेरी नींव में वही सारी बातें हैं।
टाटपट्टी स्कूल हुआ करते थे जिस पर हम बैठकर पढ़ते थे। ठंड के दिनों में बाहर स्कूल लगती थी खुले में, और जो भी सीखा वहाँ पर वो ये मान के चलिए कि जो आज हमारी पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत झलकता है वो वहीं का है। और उसी दौरान क्या था कि हमारे गांव में जब टीवी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, रामायण वगैरह आती थी, उसी वक्त वीडियो हॉल हुआ करते थे, क्योंकि हमारा गांव बहुत ही छोटा था, तो वहाँ पर थिएटर और इस तरह के टॉकीज बोलते थे जो, वो नहीं हुआ करती थी, वो भी बड़े शहरों में ही होती थी। तो वो वीडियो हॉल में जाकर फिल्म देखने का जो चार्म लगा उस वक्त, वो जो जादू दिखता था, भले ही बहुत गर्मी होती थी, भरी हुई होती थी पूरी वो हॉल, और बेंच लगे होते थे, छोटा सा एक टीवी लगा होता था सामने, जो वीसीआर में कैसेट डलती थी अंदर। लेकिन उसका जो आनंद आज तक, आज के समय में हम जो सारी सुविधाओं के साथ भी जो फिल्म देखते हैं, वैसा आनंद अब भी पाना मुश्किल है। हालांकि हिंदी फिल्में लगती थी सारी, और हम उसी वक्त एक कहीं ना कहीं एक अंकुरित हो गया मन में एक विचार की यार इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। या सीधी बात करो तो हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कि हर 3 में से एक आदमी को हीरो बनना है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। तो ये रहा कि आज सोते जागते घूमते फिरते दिमाग में ये था कि हीरो बनना है या एक्टर बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना। नहीं, एक्टर ही बनना था। अच्छा, एक्टर ही बनना, कुछ और करना ही नहीं था, मालूम ही नहीं था बाकी तो, क्योंकि उस टाइम पे छोटे थे, थोड़ी सी आंखें ग्रीन है, लड़का गोरा चिट्टा है और दिखता भी अच्छा, तो वो चीज़ें काफ़ी होती है उसको अपने जो बोलते हैं ना विश को थोड़ा सा खाद पानी देने के लिए। तो सोचते सोचते बस मन में थी ये बात, बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी को कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उस ज़माने में मेरा बर्थ 1978 का है, तो मान लीजिए 1985 वगैरह में और 86 में आप ये बात बोल भी दो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। लेकिन वो इच्छा इतनी प्रबल थी अंदर कि उसको इस बात का कोई डर नहीं था कि मैं बोलूँगा तो क्या होगा, लेकिन कोई क्या रिएक्ट करेगा, क्या रोकेगा, इसके बारे में वो नहीं सोचता था। दिल ये सोचता था बस जाना है। लेकिन मैं पिछले कई पॉडकास्ट में और कार्यक्रमों में ये बोल चुका हूँ कि मेरे गांव से बॉम्बे की दूरी जो थी वो सिर्फ सड़क और रेल की दूरी नहीं थी, वो थी 2 सोसाइटीज़ के बीच की दूरी, 2 लैंग्वेजेस के बीच की दूरी, 2 बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल बोलते हैं सेगमेंट्स की दूरी थी। एक गांव जहां पर सिंपल हिंदी भाषा बोली जाती है, और एक मुंबई शहर जहां पर हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। एक गांव जहां पर एक परंपराएं रिचुअल्स के साथ जीने वाले लोग रहते हैं, और एक बॉम्बे शहर जहां बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें भी फिल्म इंडस्ट्री वो जितनी मॉडर्न है उससे ज़्यादा दिखाते हैं। ट्रू। और इसी के साथ साथ आपका फाइनेंशियल जो बोल सकते हैं ना कि जो एक इम्बैलेंस है वो भी था। तो आपको सिर्फ सड़क और रेल की दूरियां नहीं पाटनी थी, आपको पाटनी थी ये सारी दूरियां। तो इसको पाटते पाटते मैं वहाँ से निकला, और 2004 में मैं एक्टिंग के लिए गया था बॉम्बे। ओके। और मैंने एक्टिंग की वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली, और उस ज़माने में तो इतने प्लेटफॉर्म्स हुआ नहीं करते थे। आपके जो OTT वगैरह तो था ही नहीं, सिर्फ टीवी था और फिल्म थी। फिल्म में तो और मुश्किल काम था जाना। तो आदमी सपने तो बड़े लेकर जाता है, लेकिन वो आसपास का माहौल जो बॉम्बे का है वो आपके सपनों को धीरे 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 श्रिंक करने लगता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी भरता है, आपके साथ वाले इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोई भी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं वो आपसे और दूर रखते जाते हैं। वो बातें बोलते ना कि थॉट्स ही एनर्जी है। यस यस, जो आप सुनते हैं वो दिमाग में वही फीड होता है। बस तो आप उस माहौल में अपने मंजिल को और थोड़ा दूर दूर खिसकाते हैं। और उनकी बातें सच भी थी, माहौल इंडस्ट्री बहुत ही अलग ढर्रे पे चलती थी। और सीरियल जो बनते थे, टीवी सीरियल्स, उसमें भी ये था कि मैंने तो ये सुन रखा है कि जब हम ऑडिशंस दे के आते थे, 200 300 लोग खड़े हैं, लड़के बिल्कुल सुंदर से। उस टाइम ये था कि खूब अच्छे कपड़े पहनना, खूब अच्छी बॉडी बनाना, वही लोग दिखते थे। अभी लोग समझदार हो गए, वहाँ पे बॉडी नहीं बनाते हैं। तो वो ऐसे 200 300 400 लोग ऑडिशंस दे रहे हैं, और पता चलता था कि रात को सारे ऑडिशंस प्रोड्यूसर ने एक लगा रखा है टीवी पे, उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रहा है। वो अपना पार्टी करते करते एक नज़र मारता है कि किसी का चेहरा अगर अच्छा लगे तो बोले रोको रोको रोको। वो देखा, उसको एक रोल दे दिया, क्योंकि हमारे चेहरे पे शायद किसी की
वो रुकी नहीं, हमने बहुत छोटा छोटा सा काम किया वहाँ पर कुछ सीरियल्स में। मन नहीं लगा कि भाई जिस चीज़ को लेकर निकले थे वैसा तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए तो नहीं आया था मैं इतनी दूर से यहाँ पर। ओके। तो फिर मन बनाया कि नहीं अब छोड़ना चाहिए इसको, और मैं बॉम्बे को छोड़ा। बड़े बड़े ही दर्द भरा वो पीरियड था, क्योंकि जब आप जिस चीज़ को लेकर आप बच्चे से जवान हुए हो उस चीज़ को इस तरह छोड़कर वापस जाना, मतलब आपका एक तरीके से मौत ही है, वो एक दूसरी ज़िंदगी आपकी शुरू हो रही है। उस दिन एक बात हुई थी कि मैं वो लोखंडवाला के पीछे जो जॉगर्स पार्क है वहाँ खड़ा था मैं अपने दोस्त के साथ। तो मैं निकलने वाला था उस दिन शाम को, तो मैं बस वही बोला था उस शहर को कि यार बहुत हुआ, इस बार आया था मांगने वाला बनकर आया था, मिला कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा मांगने वाला नहीं, अब देने वाला बनकर आऊँगा, तो ही आऊँगा इस ज़मीन पर, वरना नहीं आऊँगा। मैं बस निकल आया था वहाँ से। तो उसके बाद मैं यहाँ आया, तो यहाँ मैंने अब थोड़ा सा तो डिस्टर्ब भी था और डिप्रेशन भी था और सारी चीज़ें थी। तो यहाँ मैंने मिडा स्टिच फिल्म्स के नाम से, मिडा स्टिच एडवर्टाइजिंग के नाम से अपनी एक फर्म शुरू की, क्योंकि पैशन वही था। मैं तो उस समय जब आप एक्टिंग के लिए कोशिश कर रहे थे तब भी ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हुआ करते हैं आज की तारीख में, तब भी ऐसा होता था? इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स तो कोई नहीं थे तब। कोऑर्डिनेटर शब्द प्रचलित था तब। कोऑर्डिनेटर्स होते थे और वो आप उस टाइम फोटो का ज़माना था, काफ़ी सारे आप पोर्टफोलियो देना होता था। पोर्टफोलियो, एक बड़ा सा पोर्टफोलियो बनता था, उसको ले जाकर आप दिखाते थे। फिर एक कॉम कार्ड बोलते थे शायद उसको। तो उसमें बहुत सारे, वो उसी का छोटा वर्जन होता था, वो देते थे। कॉम कार्ड के पहले आप लोग फोटोग्राफ्स देते थे, और उन फोटोग्राफ्स की इतनी ज़्यादा दुर्गति होती थी, उन ऑफिसेस में बड़े बड़े पाइल्स हो जाते थे, पहाड़ लगे होते थे। आपको लगता था कि मेरा फोटो तो यार क्या लग रहा है, और आप कभी चले जाओ गलती से तो आप ही का कचरे में पड़ा हुआ 4 दिन बाद मिलेगा वहाँ पर। तो ये आलम था। तो बात ये है कि आप उस समय में तो ये था कि आप में प्रतिभा कितनी है, टैलेंट कितना है, आप किस तरह से रोल निभा रहे हो, इसका तो आप तब बताओगे जब आपको मौका मिलेगा। वो नया जब कारपोरेट एंटर हो रहा था वहाँ पर, तो जो टीवी सीरियल बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनीज थी, उनकी ईपी जो लड़कियाँ हुआ करती थी वो मैनेजमेंट से आती थी। और ये था कि भाई लड़का आया, कितनी अंग्रेजी बोल रहा है, कितना स्टाइल मार रहा है, क्या है, वो ज़्यादा देखा जाता था। जबकि आपको बनाना हिंदी सिनेमा है या हिंदी सीरियल है ना। और इसके बावजूद भी एक अनार 100 बीमार वाली बात थी, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। और ये था कि भाई वहाँ नेपोटिज्म की जितनी बात चलती है, वो मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूँ कि किसी का बेटा है और किसी की बेटी है तो वो उसी को पहला मौका देगा, वो था वहाँ पर। और वो हर इंडस्ट्री में होता है। लेकिन डिजर्विंग व्यक्ति को साइड हटाकर आगे बढ़ना वो भी गलत है। तो ये होता था कि सीरियल में नेपोटिज्म, फैमिली तो ठीक है, दोस्त के भी बच्चे होते हैं, फिर उनकी जो बोल सकते हैं कि जो बिरादरी है, मिलने जुलने वाले लोग, उनकी जो सोसाइटी है, तो नेपोटिज्म का भी एक्सटर्नल, यस, सिर्फ परिवार नहीं होता, फिर तो दोस्त के बच्चे हो जाते हैं, रिश्तेदार के बच्चे, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ नेपोटिज्म। यस, जिसके साथ आप पार्टी करते हो रात में, उनके बच्चे हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद में आपका नंबर आता है, मतलब वो लक बाई चांस वाली बात है कि बाई चांस अगर किसी के, और उसके बाद भी अगर आपको सीरियल ही करना है, अगर जिस तरह से बनता है, आई डोंट लाइक, मुझे ऑन कैमरा बोलने में कोई एतराज नहीं है, मैं कभी उस चीज़ को पसंद नहीं करता था, ना मुझे देखना पसंद था, ना बस ये था कि सब भेड़ चाल चल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते तो थोड़ा सा ईमानदारी अपने साथ रखने, जी उगता गया था। मैंने 1-2 एपिसोड किए थे, काम आया भी, दिखा भी, हम भी अपने आप को पहली बार टीवी में देखा। जब अभी आज के समय में टीवी वगैरह में दिखना या फ़ोन में दिखना मामूली बात है हर किसी के हाथ में, लेकिन उस टाइम कैमरा तक एक्सेस होना बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, कि आपको एक कैमरा में आ जाना और एक टीवी सीरियल में एक दिन दिख जाना ऑल ओवर द इंडिया, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। तो ये कौन से साल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे? ये मैं बता रहा हूँ, मैं 2004 में गया था, और ये जो मेरा कुछ काम वाम जो आया थोड़ा बहुत 2006-7 की बात है। ओके। फिर मुझे लगा कि यार जिस चीज़ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूँ, और उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर क्या होता है कि वो ना तो आपको फाइनेंशियली ना तो क्रिएटिवली सेटिस्फाई कर रहा है। पहली चीज़, क्रिएटिव इंसान के लिए वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। हाँ, ना फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर पा रहा है। और मैं राइटर था शुरू से ही, थोड़ी राइटिंग की चीज़ें मेरे अंदर, राइटिंग स्किल्स थी ही, मैं पोइट्री करता ही था।
तो हम लोग जो पढ़ते भी रहते हैं बहुत सारा कुछ अच्छा पढ़ते हैं और हमें बहुत मीडियोकर मिलता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है। मुझे बोलने में ऐतराज़ नहीं है, आप भी वहीं से जुड़े हुए हैं, अभी मेरे बात की तो मुझे पता चला। मैं बहुत एक फिल्म लेकर आया हूँ, सब कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे फिर भी बोलने में ऐतराज़ नहीं कि मीडियोकर से भरी हुई इंडस्ट्री है, जो अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, जानते भी है तो उसको यूटिलाइज करने की उनमें कुव्वत या हैसियत या हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बना है जिसके हाथों वो बिक चुके हैं बेचारे। अब ऐसी जगह पर आप अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हो तो उसको छोड़ना बेहतर है। और जिस तरह से लोग जो है ना कि किसी चीज़ का जिसको बोलते हैं कि आप मान लो कि सोना या हीरे लेकर खड़े हैं, लेकिन उसका जो परख ही नहीं है वहाँ से, जो जिसको पारखी बना रखा है, तो फिर क्या मतलब उस दरबार में खड़े रहने से? उससे अच्छा तो आप अपनी झोपड़ी में आ जाओ वापस। तो मैं वापस इंदौर आ गया और फिर यहाँ ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया हमने। ओके, सो ये फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म राइटिंग, ये प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं हमें कि एक फिल्म बनाने के लिए, आज की तारीख में हम फिल्म देखते तो हैं, हम 3 घंटे 2.5 घंटे का एक फिल्म देखते हैं और उतरते से ही या निकलते से ही हम उसको फ्लॉप या हिट घोषित कर देते हैं। उसके पीछे की जो जर्नी है, जो राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इच्छुक भी नहीं है लोग। तो इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक बार हम बता दें। देखिए, 2 तरह की फिल्में होती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, फिल्में तो कई तरह से होती है, लेकिन जो हमारा बॉलीवुड बोलते हैं जिसको, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को, जबकि ये बताना चाहिए कि बॉलीवुड इज नॉट द फिल्म इंडस्ट्री, इट इज नॉट ए पैन इंडिया फिल्म। बॉलीवुड एक सेपरेट है, एक पार्ट है। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि बॉम्बे जो जगह है वो हिंदी भाषी जगह तो है नहीं, हिंदी कोई बोलता नहीं है, तो वहाँ हिंदी फिल्में बनती है, पहली चीज़ है ना, और उसको पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया है आपने। भाई जब जो चीज़ को बेचना है आपको, जिस चीज़ से आपको रोटी मिल रही है, जिस चीज़ से आपको कपड़ा पहने हो, बस उसी चीज़ को अवॉइड करते हुए आप सारी ज़िंदगी जीते हो। तो फिल्म में लाकर थोड़ी देर के लिए आप हिंदी 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 करते हो, तो आप सबसे बड़ी गद्दारी तो पहले तो वही कर रहे हो आप, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उसको बना दिया है कि बाहर का आदमी आ जाए सो लाख टैलेंट वो देख कर ही घबराता है उस माहौल को, ताकि एंटर न हो पाए कोई। या आप लोग खुद इनसिक्योर हैं अंदर से, किसी और को आप एंट्री नहीं देना चाहते, आप खुला नहीं रखना चाहते। तो फिल्में 2 तरह की है, एक तो इनब्रेड फिल्में बोलते हैं जिसको एक फिल्म बनी, उसको देखा आपने, फिर उसके जैसी कोई एक और फिल्म आप बनाना चाहते हैं, या फिर आपने 2 फिल्में देखी, थोड़ा सा इससे लिया, थोड़ा सा इससे लिया, और एक फिल्म बना दी, जिसको फार्मूला वाला फिल्म बोलते हैं। या फिर आपने 4 वेस्टर्न फिल्में देखी, उसके अंदर से इवन फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करने में भी आपको शर्म नहीं आती, आपने बना दी। अब ये फिल्में कितनी किसी के दिल को छुएगी मुझे नहीं मालूम, और एक होती मौलिक फिल्में जिसकी की स्टोरी और सारा कुछ एक नए सिरे से बना गया, जो कहीं से भी इंस्पायर्ड नहीं है, जिसको एक्चुअल क्रिएटिविटी बोलते हैं। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि फिल्म को देखकर फिल्म कैसी बनेगी? अब आप थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि फिल्म पहले कारपोरेट आ गया है जो, और इतना कारपोरेटाइज कर दिया गया है चीज़ों को कि फिल्म बनने के पहले टेबल पे बिकती है। तो फिल्म जो है बेचने का माध्यम हो ही नहीं सकता। एक ये पैशन है, एक पागलपन से, जब तक आप एक जुनून से कोई चीज़ नहीं बनाओगे तब तक वो या तो व्यापार ही कर लो। जब आप टेबल पर बेच देते हो तो उसकी तो फिर एक डिमांड है कि ये स्टार कास्ट होनी चाहिए, इतने एक्शन सीक्वेंस होने चाहिए, इतना लव सीन होना चाहिए, इतने गाने होने चाहिए, है ना, इसका म्यूजिक लेंगे तो ये हो जाएगा, ये लोकेशन लेंगे तो ये, तो आपने पहले ये बना दिया है पूरा ब्लूप्रिंट। अब इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, आप इसके अंदर स्क्रीन प्ले लिखना है। आप तो जो चीज़ सबसे आखिर में होनी है वो सबसे पहले करी है आपने, और जिस चीज़ की वजह से फिल्म चलती है वो सबसे आखिर में हो रही है। क्या आपको लगता है कि साउथ में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसलिए शायद वहाँ का इंडस्ट्री अभी भी जिंदा है? बिल्कुल, वहाँ का है पैटर्न अलग, हाँ, एक स्टाइल है उनका भी। और देखिए, एक बोलते हैं ना कि एक मौलिकता जो होनी चाहिए, एक ओरिजिनलिटी जो होना चाहिए। साउथ में जो चीज़ें चल रही है धड़ल्ले से चल रही, जिस तरह का फाइट, जिस तरह का एक्शन और जिस तरह की फिल्में वहाँ इतनी सफल है, उन्हीं डायरेक्टर्स को जब यहाँ लाया जाता है
मैं 3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको बहुत बड़े बड़े। उन्हीं डायरेक्टर्स को जब यहाँ लाया जाता है और यहाँ के स्टार के साथ में उसी तरह की फिल्म बनाई जाती है तो फ्लॉप हो जाती है। अभी रिसेंट एग्जांपल ही है, बेबी जॉन देख लीजिए आप, सिकंदर देख लीजिए आप। बात ये हो रही है कि बीमारी को समझे बिना इलाज हो रहा है हमारे यहाँ पर। बीमारी को समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब तक आप अपने आभा मंडल को तोड़ेंगे नहीं, वो जो एक स्टार कल्चर चला आ रहा है। देखिए, मैं एक चीज मैंने नोटिस की, मेरी फिल्म में भी बहुत सारी जो यूनिट है बॉम्बे की थी, टेक्नीशियन और सब कुछ। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री लेग काम कर रही है, वो यहाँ कर रही है कि वहाँ ये बात खत्म हो गई है हर किसी के मन से, एक छोटे से टेक्नीशियन से लेकर टॉप नॉच जो डायरेक्टर है उसके अंदर से ये बात खत्म होते जा रही है कि आओ यार कुछ ऐसा बनाते हैं कि फोड़ देते हैं, जो बोलते हैं ना, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो दुनिया से अलग हो। ये जो बात होती है ना, ये ऐसा जो बात करेगा ना, वहाँ पर उसको लोग बेवकूफ़ समझते हैं। वहाँ उनका ये मानना है कि यार ये फिल्म नहीं चलेगी यार, ये ऐसा नहीं है, इसको पहले तो मैं कोई स्टार ले आऊँ यार, तो मैं बात करूँगा किसी से। सबसे पहले धंधा, सबसे पहले बिजनेस आ रहा है। आप हॉलीवुड में देखो कि कितनी फिल्में वहाँ नॉवेल बेस्ड होती है, बुक बेस्ड होती है। और वहाँ पर सबसे पहले स्टोरी को तरजीह दी जाती है कि भाई ये सबसे बड़ा बॉस है, उसके बाद में सारी चीज़ें डिसाइड होगी कि कौन किस कैरेक्टर में फिट होता है। इसलिए वो आज भी पैसा तो कमाती ही है, लेकिन आर्ट के लिहाज से देखो तो वो फिल्में हम कोई ये दिखावा करने के लिए नहीं बोलते कि हम बहुत हॉलीवुड को पसंद कर रहे हैं या हम वर्ल्ड सिनेमा को पसंद करने का जो है ड्रामा कर रहे हैं, वो सच में है वैसी। क्यों फ्रेंच फिल्में हो गई, इटालियन फिल्में हो गई, ईरानी फिल्में हो गई, कोरियन फिल्में हो गई, इस तरह की फिल्में लोग देख रहे हैं दुनिया भर में। हमारी फिल्में कौन सी देख रहे हैं लोग? नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख, सही बात है। तो आपकी टेक्निक ही गलत है। एक फिल्म आई थी ना इंडिया में ही, अभी हमारे यहाँ की कोई फिल्म थी जिसमें डायलॉग था कि आपकी टेक्निक ही गलत है, तो आपको टेक्निक पे सुधार करना पड़ेगा ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि ये जो मैंने स्टोरी जो लिखी फिल्म की, इस पर हम आएंगे बाद में, तो ये मुझे मालूम था कि पहले स्टोरी जाती है तो उसमें क्या क्या सुधार करने वाले गैंग आ जाते हैं पहले कि भाई हमें तो बेचना है, तो इसमें ये करिए ये करिए ये करिए ये करिए, नहीं तो ये चलेगा ही नहीं, नहीं तो चलेगा ही, पहले ही बता देंगे, वो आपको पहले डाल देंगे, पहले बोल देते हैं सब, उन्हें सब मालूम है। और इतना सब मालूम हो तो फिर अपनी फिल्म क्यों नहीं चला पाते, मेरे को ये भी समझ में नहीं आती। तो मैं इस चीज़ को ये नहीं चाहता था कि मेरी फिल्म के साथ में कोई भी आकर उंगली रखे, तो मैंने यही सोचा कि जब भी बनाऊंगा खुद बनाऊंगा यार। मैंने कोशिश इसमें भी की, इतना नहीं था कि भाई सारा पैसा खुद लगाएं, लेकिन वो ईश्वर जानता कैसे क्या होती गई चीज़ें, और मैंने इसीलिए किसी को रखा नहीं साथ में, क्योंकि मुझे क्रिएटिवली कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था। क्या ये एक मजबूरी है कि जो क्रिएटिवली मतलब क्रिएटिविटी ओरिएंटेड जो काम करते हैं, जो राइटिंग कर रहे हैं खुद ही, जिनको डायरेक्शन करना है, जिनको पता है कि मुझे क्या बनाना है, क्या इनके लिए एक मजबूरी है कि उनको प्रोड्यूसर बनना है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रोड्यूसर अगर आएंगे वो अपने थॉट्स लेके आएंगे, अपने फॉर्मूला लेके आएंगे, एंड देन दे ट्राई टू ऑल्टर दिस एंटायर स्टोरी और एंटायर प्रोसेस। क्या ये एक मजबूरी है? बिल्कुल है। देखिए, दोनों तरफ से सोचना होगा। देखिए, एक तो क्या होता है ना कि जब नए मेकर्स जब आते हैं तो उन्हें अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको देख करके स्टोरी बनाए। आपको अपना लोहा मनवाना है तो आप क्यों होड़ करने जा रहे हैं पहले ही कि भाई मुझे तो चाहिए यही वाला एक्टर, इतना बड़ा ही एक्टर चाहिए, उसके साथ ही करूँगा, और फलाना आदमी पैसे लगाएगा तो ही करूँगा। अरे भाई, आपको अगर अपना टैलेंट दिखाना है ना तो आप छोटे से शुरू करें ना। आप में अगर बात होगी तो आप साधारण लोगों को लेकर भी बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ, पिछले 1-2 साल में ऐसा ही केसेस हुए हैं जहाँ पे बजट बहुत छोटा था और वैसे लोगों ने बिजनेस किए, जबकि 300 करोड़ की बजट वाली मूवी ने बिजनेस नहीं किया। हर किसी के बस की बात नहीं है ये कि वो एक फिल्म के लिए पूरा पैसा खुद से लगा दे, है ना। और बूते की बात तो छोड़िए, हिम्मत की भी बात होती है, क्योंकि आप हर किसी में ये दम नहीं होता है कि वो अपना घर मॉर्टगेज पे रख दे, अपने गहने मॉर्टगेज पे रख दे, या फिर अपना सब कुछ लुटा कर दांव खेल जाए, है ना। ये एक हिम्मत लाना भी मुश्किल बात होती है, क्योंकि फिल्म, छोटी फिल्म भी बनाने जाओगे फीचर फिल्म, तो वो बड़ा पैसा मांगती है। छोटा बजट क्या होता है हमारे यहाँ पे? छोटा बजट हमारे यहाँ माना जाता है 12 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़, वो छोटा बजट है। और हम जैसे लोग 7-8 करोड़ में फिल्म बनाते हैं, छोटे से छोटा बजट जो है, लेकिन वो बजट भी आज मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी अमाउंट है।
तो उस अमाउंट को जुगाड़ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ के अंदर की चीज बनाओ भाई, चीज उसके स्टोरी पे काम करो ना ज्यादा दिन। तो ये मजबूरी तो बन गई है कि आपके पास देखिए, आपके कंटेंट में वो दम होना चाहिए कि जो आपको सोने नहीं दे, वो आपको बोले कि कोई क्यों नहीं आ रहा मेरे साथ, कोई नहीं आ रहा तो मैं ही बनाऊंगा यार। आपको अगर वो छटपटाहट नहीं दे रहा ना रात में, आपको सोने नहीं दे रहा है वो, कि यार ये मैंने इतना अच्छा थॉट सोचा है और इतनी अच्छी स्टोरी है, ये बन क्यों नहीं रही है, इसको तो बनना ही चाहिए। अब कोई आए या ना आए, मुझे तो बनाना है इसको। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या हाँ। वो अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ। ये ऐसा ही है, और अगर इसको ऐसा ही आपने होना चाहिए। ईमानदारी से आपकी स्टोरी गढ़ी है, लिखी है, तो वो आपको देगी वो ताकत, वो आपको वो बूस्ट देगी कि आप फिर दुनिया से लड़ जाओगे उसके लिए। फिर आप नहीं वेट करोगे कि यार ये मुझे पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा। मेरे साथ थे कुछ लोग थे, आने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर नहीं हुआ वो सब चीज़ें, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मुझे कोई दुख हुआ। मैंने बोला भाई ठीक है, मैं तो बनाऊंगा इसको, चाहे जो हो। अब बनते बनते फिल्म कंप्लीट है। और वापस हम एक बार पीछे जाते हैं। हाँ, एक बार ये प्रोसेस के बारे में बता दीजिए, कहाँ से, जैसे कोई आइडिया आया आपके पास, हम आपके फिल्म की बात कर लेते हैं, जब कोई आइडिया आया, देन फर्स्ट क्या प्रोसेस होता है, देन स्लोली हाउ यू एंटर इनटू द प्रोडक्शन। देखिए कहानी तो देखिए किसी एक इंसिडेंट से भी बन सकती है। कोई एक ही घटना ऐसी दिखी आपको कि जिसने आपको झकझोरा, लेकिन वो घटना के आसपास फिल्म बनना शुरू होती है। लेकिन आपको क्रिएटिवली ये भी सोचना होता है कि एक घटना तो है ही है, लेकिन इसके आगे पीछे और भी कई सारी मुझे इवेंट्स डालने होंगे जो कि कहीं ना कहीं क्रिएटिवली इस मुख्य इवेंट से जुड़ जाए और अच्छा करे, और और अच्छा फ्लरिश करे। हाँ। फिल्म में क्या है, देखिए फिल्म में मेन तो होता है, फिल्म में बनते हैं सीन जो बनना, सीन से कई सीन मिलकर बनाते हैं सीक्वेंसेस, और कई सीक्वेंसेस मिलकर बना देती है फिल्म। तो आपको छोटी वाली चीज पहले सोचिए। एक तो बड़ा आपने क्रक्स सोच लिया, पूरा एक वन लाइनर सोच लिया आपने फिल्म का, ऐसे 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 गई, ठीक है। अब आपने उसके टुकड़े किए कि मेरे फिल्म की जर्नी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ होती है, और छोटा टुकड़ा किया। तो आपने एक सीक्वेंस पकड़ी कि शुरू हुई यहाँ से यहाँ तक का 10 मिनट का मेरा एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस पे मैं पूरा ध्यान दूंगा, ये इंटरेस्टिंग कैसे बने पूरी की पूरी। बाकी फिल्म भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ मैं। उस सीक्वेंस में हमने अपना 100% डाला। उसमें कितना क्रिएटिव एंगल लगा सकते हो आप, कैसे कैमरा होगा, कैसी लोकेशन होगी, कैसे मेरा एक्टर चलेगा, किस तरह की चीज़ें और ऐड ऑन हो सकती हैं यहाँ पर। ये हो गया। फिर उसको मैं उस सीक्वेंस को सीन्स में काटूंगा, सीन्स में तोड़ूंगा, उसको ब्रेकअप करूंगा। कि अब मैं एक सीन देख रहा हूँ सिर्फ, इस सीन में इस सीन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। यस। तो इस सीन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे डायलॉग्स, अच्छी टेकिंग, सारा कुछ जो बेस्ट हो सकता है, मैं उस पर एक सीन को कंप्लीट करूं, फिर दूसरे को करूं, फिर तीसरे को करूं। इस तरह करते वो पूरी सीक्वेंस मेरे पास तैयार होती है। और फिर मैं इसी तरह अगली सीक्वेंस पे काम करता हूँ 10 मिनट वाली, फिर 10 मिनट अगले पे। ऐसा करते हुए ऐसी 8-10 जब सीक्वेंसेस मेरे पास तैयार होगी, तो एक मेरे पास एक पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा, और मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो पहली चीज तो अपने आप को मैं यही बोलना चाहूंगा कि खुला छोड़ दें। कई बार होता है कि जिस घटना को लेकर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसके आसपास आपको पूरी फिल्म को गढ़ना है, लेकिन वो तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके आसपास के जो इवेंट्स हैं और वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है, वो इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि वो भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं 2020 दिल्ली की बात करूं, मैं अपनी फिल्म की, तो मेरे को ये थॉट कोरोना के टाइम पर ही, जब दिल्ली में दंगे चल रहे थे और रोज ही हम देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल राइट्स चल रहे थे, लोग पत्थर मार रहे हैं एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें। तो ये जब मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि इस पर फिल्म बनना चाहिए, वो तो था ही था, लेकिन इसके साथ में कई सालों से दबी हुई चीज़ें थी। जैसे मैं अक्सर देखता रहता था कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी रह रही है उन पर बहुत प्रताड़ना होती है, लड़कियाँ उठा ली जाती हैं, वो रो रही होती हैं, पर कोई किसी की मजाल नहीं कि वापस ले आए उनको। तो एक ये पहलू भी था, ये कहीं पहले से मेरे दिमाग में रखा हुआ था। दंगे हुए, दंगे क्यों हुए, उनका एक कॉमन थ्रेड क्या है इन दोनों घटनाओं का। दंगे इसलिए हुए कि सीएए को रोका जा रहा था एक वर्ग के द्वारा, ये सीएए एनआरसी ना है, ये सही नहीं है,
और ये लोगों को क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि ये लोग हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पर, और सीए किन के लिए लाया जा रहा था? इन्हीं के लिए लाया जा रहा था, माइनॉरिटी के लिए। तो ये दोनों चीज़ों को मुझे लगा कि दंगों की कॉन्स्पिरेसी और इनका दर्द, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक और कहानी बनेगी। तीसरा एंगल इसमें यह था कि दो कम्युनिटीज हमारे देश में रहती है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अभी जो मनमुटाव चल रहा है, टेंशन्स चल रहा है, तो इसको एड्रेस करने में लोग कतराते हैं। क्यों कतराएं? जब एक बीमारी है, एक डिजीज है, और मुझे उसका अगर इलाज करना है तो मुझे उसके पूरा नाम लेना पड़ेगा, उस बीमारी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना पड़ेगी कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों होती है, कैसे फैलती है। तो इसको अगर जब तक मैं एड्रेस नहीं करूँगा तो मैं इसका इलाज ही नहीं कर पाऊँगा। तो तीसरा एंगल हमने वो डाला कि भाई इस चीज़ को भी हमें एड्रेस करना है और बेबाकी से करना है, जो किसी ने आज तक नहीं किया हो ऐसा। तो इस तरह से ये कहानी मेन जिस तरह से हमें मुद्दे मिलते गए वो रख कर उसको फिर हमने एक स्टोरी के बाद फिर स्क्रीन प्ले में इसको ढाला ऐसे। अगर और भी कुछ आपको इसके बारे में मैं छूट रहा होगा तो पूछिएगा, ज़रूर मैं बताऊँगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसमें राइटिंग एक मेजर रोल प्ले करते हैं, उसके बाद स्क्रीन प्ले में आते हैं कि कितने समय का हम ये बनाना चाहते हैं और क्या डिटेलिंग इसमें डालना चाहते हैं। तो ये डिटेलिंग में मेजर रोल आता है राइटर का और डायरेक्टर का कि इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो जो आप ये डिटेलिंग का काम करते हैं या जो राइटिंग में जब ये डिटेलिंग होता है, इसमें कितना लगभग आपको समय देना पड़ता है कि आप एक एक चीज़ जो आप माइन्यूटली दिखाना चाहते हैं, जो ग्रिपिंग बनाते हैं, जो हम बाद में जब देखते हैं कि ग्रिपिंग आप हिल ही नहीं पा रहे हैं, वो तभी बन सकता है जब आप वो एक एक माइन्यूट डिटेल में काम करते हैं। तो ये कितना समय वाला आपने सबसे ज़्यादा समय फिल्म मेकिंग में मैं बता भी दूं कि जो शूटिंग को लोग जो जितना तरजीह देते हैं, तवज्जो देते हैं कि भाई शूटिंग चल रही, यही फिल्म बनी है, फिल्म वहाँ नहीं बनी है। फिल्म बनती है प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में। ट्रू। प्री प्रोडक्शन में जब आप स्टोरी लिख रहे होते हो, अच्छा स्टोरी अगर आप लिखने जा रहे हो कि मतलब रिसर्च के साथ में, इट विल टेक टाइम। आपको खाना खाने का काम नहीं हो कि इसकी डेट मिल गई, उसकी डेट मिल गई, 2 महीने में लिखा आपने फटाफट और चलो आ जाते हैं फ्लोर पे, ऐसा नहीं है। आप जब तक आपके लिखे हुए ड्राफ्ट्स को खुद ही कैंसिल करते जाओगे, उसको और ज़्यादा पॉलिश और ज़्यादा परिष्कृत नहीं करोगे, जब तक आपको अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिलता है। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़, बिकॉज अभी जब हम कुछ नामचीन डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के या किसी एक्टर के भी जब हम इंटरव्यू देखते हैं ना, तब ये बोला जाता है उस समय तो क्या है, हम सेट पे जाते थे और वहीं पे लिखी जाती थी, तो ऐसे तो क्या ही फिल्म बनेगा, वो तो समझ आ जा सकता है कि कैसे हो सकता है। दूसरा मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली तिग्मांशु धूलिया जी की एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने ये बोला कि जो फिल्म है वो डायरेक्टर का है। ऑब्वियसली उसमें एक्टर का कोई रोल ही नहीं है। एक्टर इज गेटिंग पेड ओनली टू वेट। एक्टर को पैसा इसलिए दिया जाता है कि वो वेट करे, जब उनका टाइम हो अपना डायरेक्ट डिलीवर करे और चले जाए। बट इट्स ए मीडियम फॉर द डायरेक्टर हु हैज रिटन एंड हु हैज थॉट अबाउट द एंटायर थिंग। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, क्या नहीं लगता है कि इस मिसकंसेप्शन के वजह से ये टोटल इंडस्ट्री हैम्पर हो रहा है? बिल्कुल हो रही है। ये जो स्टार कल्चर है, अभी कुछ दिनों पहले तक मैं मुकेश भट्ट जी जो है, महेश भट्ट के भाई, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर को एक बात कही थी कि यार मेरे सीए से ज़्यादा पैसा मिलता है उसके बॉय को, स्टार के बॉय को और ड्राइवर को। मेरा सीए जितना पैसा नहीं लेता एक दिन का, उतना स्टार के ड्राइवर और पीए को देना होता, बॉय को देना होता है। तो ये चीज़ देख रहे हैं आप कि मतलब किस तरह का ऑरा आपने क्रिएट कर दिया है। एक फेक ऑरा बोलूँगा मैं इसको। अगर इतना ही है तो स्टार होने तो चल जानी चाहिए फिल्म। कोई फिल्म मैक्सिमम तो फ्लॉप हो रही है। हिट तो वही होती है जिसमें कहानी में दम हो, जिसमें डायरेक्टर ने अपना कुछ लगाया हो। और ये डायरेक्टर का ही मीडियम है, वो स्टोरी बता रहा है, वो अपनी कहानी बता रहा है। अब उसका नायक जो बन गया, ये हीरोइज्म जो है ना, हीरो तो मेरे हिसाब से हीरो स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट की जिसने मान ली वो फिल्म अच्छी है। ट्रू, बिकॉज ये कंटेंट ड्रिवन ही है। जब ये जो तिग्मांशु धूलिया जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई ये डायरेक्टर का मीडियम है। इसमें अब आप एक स्टार आया है, उसे क्या वो किस तरह से अच्छा दिखेगा, या उसे ये डायलॉग ठीक नहीं लग रहा, या उसकी पर्सनालिटी पे ये चीज़ सूट नहीं करेगी, उसके लिए वो उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। ये उल्टी गंगा है पूरी तरह से।
जिसको अब उसका परिणाम भी भुगत ही रहे हैं लोग। तो जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर कम दिया जाता है। स्टोरी पे काम करो। हमारे यहाँ लिटरेचर से जुड़ी हुई चीजें कहाँ आती है? नहीं आती है। अभी छावा मैं देख रहा था, छावा फिल्म में 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी। बाकी शुरुआत का ठीक है, अपने ढर्रे पे चल रही थी कि उन्होंने जो एक वार्तालाप है जो उनका, कि वो बंधे हुए हैं और वो कवि को ले जाया जा रहा था, दोनों आपस में जब बात कर रहे होते हैं कविताओं के जरिए, वो एक नई चीज है। वो एक लिटरेचर साहित्य लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज है जो हमें टच करती है कहीं ना कहीं यहाँ लाकर। तो थोड़ी थोड़ी चीजें भी अगर अच्छी है आपकी फिल्म में तो वो फिल्म चल जा रही है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। इतना अकाल पड़ा हुआ है अच्छी फिल्मों का, इतना अकाल पड़ा हुआ कि एक पार्ट भी अच्छा है अगर आपकी फिल्म का तो लोग देखने जा रहे हैं ना। ट्रू, ऑडियंस तो अच्छा देखना चाहती है। तो ये जो एंटर प्रोसेस जो आपने जो शुरू किया है, थॉट प्रोसेस से लेके इसको फ्लोर पे लेके जाने तक आपने कितना समय? देखिए, मैंने 2020 से लिखना शुरू किया था इस फिल्म को, और हमने इसके ऊपर 2 साल तो सिर्फ स्क्रिप्ट पे बहुत काम किया हमने। पहले मैंने इसको सिंपल फिल्म की तरह लिखा था जिसमें कट लगते हैं और सारा कुछ। फिर मुझे लगा कि यार इस फिल्म में एक दिन की कहानी है पूरी। 2020 दिल्ली जो है एक दिन की कहानी है। सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम को 9 बजे ख़त्म होती है फिल्म, ये कहानी। तो मैं अक्सर देखता था बाहर हॉलीवुड में, वर्ल्ड सिनेमा में वन टेक फिल्में बहुत बनती थी, सिंगल शॉट पे। अभी नेटफ्लिक्स पे एक अडोलोसेंस करके सीरीज आई है जिससे काफ़ी तारीफ हो रही है। एंड दैट इज, तो वो तो 1 घंटे का एक एपिसोड है और पूरा का पूरा उन्होंने सिंगल शॉट में ही किया है। उसमें तो इनविजिबल कट भी नहीं है, जिसमें कि हम कहीं एक हिडन कट ले लेते हैं और स्टिच कर देते हैं, लेकिन वो तो पूरी 1 घंटे की फिल्म 1 घंटे में ही शूट हुई है, 1 घंटे का एपिसोड। तो वो एक कहानी कहने का अलग ढंग, अलग तरीका, अलग प्रकार है, जिसमें कि आपको रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब ले जाया जाता है। जिंदगी में कोई कट है नहीं, हम देख रहे हैं तो चल रहा है, लगातार जी रहे हैं। yes. कट तो लगाते नहीं जिंदगी में। तो सिंगल शॉट जो है ना, वो मेथड आपकी स्टोरी को बहुत ही ओरिजिनल तरीके से बताती है। और बड़े स्टार्स के साथ में या बड़े कलाकार, बड़े नामों के साथ में इस तरह की मेथड को अप्लाई करना is very very difficult because they don't have time, they can't put that much efforts in this kind of method. And third thing is that आपको उसकी खूबसूरती ज्यादा दिखाना होती है ना। स्टार है, हीरोइन है, तो उसके क्लोजअप चाहिए, अच्छा चाहिए, हाँ, उसका बहुत ही आंखें दिखा दी कभी आपने और एक्सट्रीम क्लोज घुस गए। यहाँ इस मेथड में सबसे बड़ी बात है कि वो जो पूरी की पूरी फ्रेम है वो आपका हीरो है, वही आपकी हीरोइन है। वो पूरी जिंदगी जो बह रही है वहाँ पर वो दिखती है इसमें। वो इंसानी नज़र जो होती है ना, इंसान की आँख हम लोग 50 mm पे देखते हैं, और 1 शॉट पे भी लगभग वैसा ही दिखता है कि आप जिंदगी में जा रहे हैं, बाहर निकले रोड पर, जिस तरह का दिखता है आपको वातावरण, घटनाएं। सिंगल शॉट जो फिल्म होती है उसमें भी उसी तरह से ही दिखेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सामने कोई सुपरस्टार खड़े तो मैं ज़्यादा कैमरा उनके ऊपर रखूं या उनके चेहरे में ही घुस जाऊं। बिल्कुल, हम कभी ऐसे बात करते कि मुंह में घुस के किसी से नहीं करते ना, तो कैमरा क्यों घुस जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतने ऑर्गेनिक मीडियम पे आप किसी बड़े स्टार को लेकर फिल्म नहीं बना सकते हैं। फिर इस तरह की नई जो टेक्निक है, इसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को लाना, बड़े हाउस को लाना, वो भी टेढ़ी खीर है। उनको पहले तो कन्विंस करो कि सिंगल टेक ऐसी फिल्म है, तो बोले हमारे ऑडियंस, अभी भी मुझे कई लोग मिलते थे कि यहाँ के ऑडियंस को क्या मतलब है यार, सिंगल टेक की कौन सा टेक है। अरे भाई, इंसान का दिमाग और उसका सबकॉन्शियस तो वैसे ही काम करता है ना जैसे बाहर वाला व्यक्ति है जो अमेरिका में बैठा है। भावनाएं, फीलिंग्स तो सबकी सेम ही होती है। सिंगल टेक फिल्म की ये खूबी है कि आप एक इमर्सिव जो है एक्सपीरियंस लेते हैं उसमें। आप यू फील दैट यू आर इनसाइड द सिनेमा, यू आर देयर विद कैमरा, यू आर इन द रॉइड्स। उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में आप भी आप हिस्से हैं उसके। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर हैं, अटैचमेंट आ जाता है। आप जुड़ के काम, आपको लगेगा कि उस दिन दिल्ली के दंगों में आप घूम रहे हो साथ में उनके, ये आपके सामने हो रहा है, आप भी पार्ट हो उसके। तो ये एक नया अनुभव मिलेगा पब्लिक को। So this is for the first time it has happened in the yes mainstream people cinema. tried but it
didn't release commercially, I think. Some names are there, but कोई भी ऐसी थिएटर में तो आज तक लगी नहीं इस तरह की फिल्म। तो और जब आप हिंद- ये वन टेक वाले जो मूवी जो फ्रेम आप क्रिएट करते हैं, क्या यहाँ पे नॉर्मल स्टार कास्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई थिएट्रिकल आर्टिस्ट अगर आ जाएं हु अंडरस्टैंड कि लॉन्ग शॉट्स क्या होता है 30, क्योंकि एक जब थिएटर में कोई स्टेज में आ जाते हैं उनको तो 1.5 घंटा रहना है और उनको तो कंप्लीट डायलॉग बोल के ही निकलना है, सो दे अंडरस्टैंड कि हाउ टू मूव ऑन फ्रेम टू फ्रेम एंड हाउ टू डिलीवर एंड हाउ टू गिव दैट एक्सप्रेशन, क्या ये हेल्प करता है? हाँ देखिए, अगर बैकग्राउंड थिएटर का हो तो बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेगा वो, लेकिन ये सिंगल शॉट मेथड जो है ये सिर्फ थिएटर से भी काम नहीं चलता। ये थिएटर में भी एक आपको एक निश्चित एक दायरा है। एक दायरा है, हाँ, उसी एक के अंदर निश्चित आपको स्टेज है, उतनी देर में आपको सारा कुछ परफॉर्म करना है। लेकिन हमारे यहाँ तो जर्नी होती है पूरी ना, इसमें आपको तो थिएटर जैसी प्रैक्टिस तो करना ही होती है, क्योंकि शूट एक दिन का है तो आपको 10 दिन रिहर्सल करना है ऑन लोकेशन विद कैमरा, और पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको पूरी तरीके से अपने को जीना है वहाँ पर जाकर के उस एक्टर को। तो थिएटर से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्टर में ना उसको निभा जाने का वो पैशन चाहिए, उसको उतनी मेहनत करने का जो है उसके अंदर जुनून चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि यार ये मुझे मिला है यार, किस्मत की बात है। ये ऐसी फिल्में कम बनती हैं कि इतना बड़ा सीक्वेंस करने के लिए मुझे मिल रहा 10 मिनट तक मैं बोलूंगा और कोई कट नहीं हुआ कैमरा में। ये मौका किसी एक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बहुत बड़ी। तो आप चले जा रहे हो, आपको ये इतना कुछ महीन ध्यान, डायलॉग्स तो एक बात है, एक्सप्रेशन एक बात है, दूसरी बात है, तीसरी चीज है कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ रुकना है, किस तरफ से कैमरा आपके चेहरे के नजदीक आएगा, कहाँ दूर जाएगा, वो सब चीजें आपको याद होना चाहिए। उतना ही याद डीओपी को होना चाहिए, उतने ही अलर्ट दूसरे टेक्नीशियंस को होना पड़ता है। इवन अगर कोई जूनियर भी इतनी सी मिस्टेक कर देता है तो पूरी सीक्वेंस तबाह हो गई आपकी, फिर से लो गया। तो ये बहुत मुश्किल काम था और हमने इसको चुना इस फिल्म के लिए। और तो इसमें एक सीक्वेंस आपने कितने समय का क्रिएट किया था? इसमें तो देखिए लॉन्ग टेक्स हैं सारे, 15 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, और कोई तो 18 मिनट तक भी गए हैं हम लोग। तो 10 से लेकर 15 मिनट या 18 मिनट का कोई जब सीक्वेंस हम करते हैं और मल्टीपल मूवमेंट्स होते हैं, हाँ, तो वहाँ पे टीम का सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक टीम सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो वो अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट नहीं होगा, वो माहौल ही क्रिएट नहीं होगा। हमारा जो मिनिमम रीटेक का जो रेट था 14 था, 14 बार हम लोग फील होते थे। ओके, मतलब मिनिमम में बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी गए हम लोग कई बार। 14 तो मतलब होते ही होते थे, 14 के आसपास तो होता ही था, क्योंकि पहले तो 2-3 तो आपने यूं ही किया, फिर आप कैमरा चला रहे, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन जो निकलता था उसके बाद वो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के वो साथ लगता था कि यार कुछ आपने हासिल किया है। अदरवाइज तो आप सहूलियत के हिसाब से तो कुछ भी कर लो यार, इसको बराबर डायलॉग नहीं बोल रहा कि एक्टर इसे नहीं बोल पा रहा तो इसका एक्सप्रेशन लगा देंगे हम सामने वाले का। बहुत आसान तरीके है ना, सब कुछ कर दोगे आप, तो लॉन्ग शॉट दिखा दोगे, लेकिन यहाँ आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। और उसके साथ में आपको इंटरेस्टिंग रखना है फिल्म को, क्योंकि मोनोटोनस होने का खतरा है। आप अभी एडोलेसेंस देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का दर्शक हमारे देश में है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरियत होने लगती है, यार वो लंबा बात कर रहे हैं मतलब। लेकिन इस फिल्म में आपको वो चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में मिलेगी। इसमें दंगे हो रहे हैं वन शॉट में, बॉम्ब भी फूट रहे हैं, फाइट भी हो रही है, खूब थ्रिल है, खूब एक्शन है, और बहुत अच्छा कहानी है इसमें। तो आपको सिंगल शॉट में इतनी सारी चीज़ें दिखाना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, जो करने की कोशिश की गई है। ये टोटल फिल्म जो बन के जो तैयार हुआ आफ्टर ऑल दीज, सो ये कितने लंबा स्टोरी बना है? ये विद क्रेडिट्स, विदाउट क्रेडिट्स 2 घंटा 12 मिनट के करीब है, और क्रेडिट्स के साथ में जो है 2 घंटा 16 मिनट। अब मैं थोड़ा सा स्टोरी के पर्सपेक्टिव से जाता हूँ। एक तो जब हम कोई दो कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं हिंदुस्तान में, हिंदू और मुस्लिम जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे तो कुछ बनने से पहले ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। एंड इट इज़ बट ऑब्वियस कि मैं अगर ऐसा कोई स्टोरी लेके आ रहा हूँ तो मुझे तो ये फेस करना ही है। हाँ, सो पहला एक ये चैलेंज होता ही है बैक ऑफ द माइंड कि मैं बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत तगड़ा होता है जो इस कम्युनिटी को इनकैश करना चाहते हैं।
सो वहाँ पे एक रोल क्रिएट होता है कि एक छोटे से मुद्दे को भी वहाँ पे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। सो जब आप ये तैयार किए, उसके बाद जब ये गया, उसके बाद की जो ये चैलेंजेस शुरू हुआ धीरे धीरे करके, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड एंड हाउ इट स्टार्टेड। बिकॉज जब हम कोई क्रिएटिव चीज़ करते हैं तब हमने एक जगह से एक आइडिया लिया है, एक इंस्पिरेशन लिया है, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा वर्जन ये है, आप देखो, देन यू डिसाइड what is right, what is wrong, and what is your perspective on this. Without seeing it, without watching the entire thing, without thinking that क्या शुरू हुआ था और कहाँ पे खत्म हुआ है, you are giving a judgment कि ये तो ऐसा ही है, जबकि आपने पता ही नहीं है और आपने देखा भी नहीं है. So how these challenges came to you and how it is going? एक्चुअली जब मैं फिल्म शुरू की थी तभी पता था कि ये सब होना है. Yes. लेकिन इस तरह से होगा ये नहीं पता था मुझे. कि जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ, पता नहीं कि ऐसे जैसे कोई सांप काट खाया हो, लोगों को बहुत ही ज़्यादा सनसनी मची. और मैं तो देकर भूल, ट्रेलर आ गया, हम लोग तो खुश थे कि चलो भाई लोगों को पसंद आ रहा है और अच्छे इसके जो है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं. और अचानक पता चला कि कोई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. आप मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपके फिल्म के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. मैंने ही नहीं की अभी तक, और कौन है जो मेरी फिल्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है. तो जब हमने देखा तो अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, और उन्होंने ट्रेलर देखा 3 मिनट का, और फिल्म है 2 घंटा 16 मिनट की. मैंने भी आपको बताया, उन्होंने पूरी फिल्म के लिए जजमेंट दे दिया कि ये फिल्म विष वमन करती है, ये लोगों को विष पान करवाएगी, ये सांप्रदायिकता फैला देगी, ये तो दंगे करवा देगी, ये खून खराबा करवा देगी. मतलब पता नहीं न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे वो. और ये जो है फंडेड फिल्म है, किसी ने पैसा दिया है. ओके. बहुत सारी बातें की उन्होंने. अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यार, मैं अगर एक इशू है, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि फिल्म तो देखिए पहले पूरी, कि ये क्या सच में किसी का पक्ष लेती है और किसी को, एक वर्ग को डिमीन कर रही है, ऐसा है भी या नहीं. पहले जब तक देखोगे नहीं, ट्रेलर देख के कैसे अंदाजा लगा लोगे आप किसी चीज़ का. भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी अगर इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या पब्लिक प्रॉपर्टी को, सरकारी संपत्ति को जला रहा है, अगर उसने जलाया तो वो मेरी नज़र में अपराधी है. धर्म आप देख रहे हो कि वो इस धर्म का, इसलिए उसको आपने अपराधी बनाया नहीं. हम उसका अपराध देखकर अपराधी बता रहे हैं ना. हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. धर्म आप क्यों ढूंढ रहे हो? आपने रिलीजन, आपने मजहब देखा है इसमें. और मुझे उस दिन पता चला कि मेरी फिल्म इतनी ज़्यादा प्रभावशाली और इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट पलट सकती है. उनके हिसाब से ये था. यस यस यस. तो पूरा तंत्र उस फिल्म को रोकने के दिल्ली लिए चुनाव के दौरान इसे रोकना ही चाहिए, वरना बीजेपी जीत सकती है. अब फिल्म देखी नहीं है आपको, तो आपको कैसे पता कि बीजेपी जीतेगी भी या नहीं. सारे लोग, सारे जो है राजनीतिक दल में 4, 6, 8 थे, जो सारे के सारे खड़े हो गए कि बस नहीं, इस फिल्म को तो लगने नहीं देना है किसी तरह से, इस फिल्म को परमानेंटली बैन कर दिया जाए. ठीक है भाई. 2-3 दिन बाद पता चलता है, 2 दिन बाद ही, कि ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में 7-6 पिटिशन्स लग गई है. एक पिटिशन लग गई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में. शर्जिल इमाम जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसे ऐसा लगा कि भाई मेरी छवि खराब होती है इस फिल्म से. भाई जब आपने असल में जब काम किए थे तब आपकी छवि खराब नहीं हो रही थी. जब दिल्ली और नोएडा को पूरी तरह से काट दिया गया था, बीच में लोगों को 6-6 घंटे घूम घूम कर अपने ऑफिस जा रहे थे, जनजीवन प्रभावित था, लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ देते थे, अस्पताल ही नहीं पहुंच पा रहे थे, तब आप लोगों को कोई गलत चीज़ नहीं लगी उसमें. एक फिल्म आ रही है, वो आपके बारे में है या नहीं, क्योंकि वो उसमें डिस्क्लेमर है कि भाई वो इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, उसका बिल्कुल वैसे के वैसे चित्रण नहीं है. बावजूद इसके आप कोर्ट पहुंच जाते हो और एक मुझे उन गुनहगारों से ज़्यादा बड़ा गुनहगार साबित करने की कोशिश की जाती है कि मैंने एक फिल्म लाकर बड़ा गुनाह कर दिया. उन लोगों से बड़ा गुनाह जिन्होंने दिल्ली को हिंसा की आग में जला दिया था, उनसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैंने उस पर एक फिल्म बना दी. भाई आपके अधिकार हैं, कोर्ट जाने के अधिकार हैं, सब तरह के अधिकार हैं आपके. मेरे अधिकार का क्या, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का क्या है, वो है या नहीं है? आप वहाँ कोर्ट में ये बोला गया कि भाई इसमें भी एक कैरेक्टर है, वो बोल रहा चिकन नेक शब्द का उपयोग कर रहा है.
आदरणीय कोर्ट ने भी उनको एक बात की ये बोला था, इस पर उन्होंने रिप्लाई किया था कि भाई चिकन नेक शब्द पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है, कोई भी बोल सकता है वो। आप इतनी छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ेंगे ना किसी की। मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक फिल्म जो है अभी देखी नहीं है आपने और वो कुछ बात बताने की कोशिश कर रही है, अच्छी बताएगी या बुरी, पहले उस मैसेज को तो सुनिए, आप फिल्म को तो देखिए जाकर कि उसमें है क्या। आप वहां तो उनका एक ही स्टैंड था कि भाई इसका सबसे पहले ट्रेलर यूट्यूब से हटा दिया जाए पूरी तरह से, और ये फिल्म को सर्टिफिकेट भी ना दिया जाए और ये कभी भी ना रिलीज हो, इसको परमानेंटली बैन कर दो आप। ओके। हाँ, हालांकि वो सारी याचिकाएं अभी कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं और फिल्म अभी सेंसर बोर्ड से भी जल्दी ही हमें वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसका। तो ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है मेरे ख्याल से, अब मेरा इसमें एक सवाल आता है। हाँ। बहुत सिंपल सा। हिंदुस्तान का एक सरकार है, एक सिस्टम है, सो कॉल्ड जो भी है, तो उसी सिस्टम के तहत फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड इन्होंने बनाया है। इन्हीं के ही है गिने चुने लोग जिनको इन्होंने अपॉइंट किए हैं कि आप रहेंगे और आप ये सब देखेंगे। तो जब इन्होंने अपने मर्जी से एक बोर्ड को क्रिएट किया है जिनका काम ही ये है कि फिल्म को देख के उसके बारे में जजमेंट देना और वहाँ से पास करना कि इसको होना है नहीं होना है, बैन करना है, सर्टिफिकेट कौन सा देना है, तो जब ये सेंसर बोर्ड है, मौजूद है, एग्जिस्टेंस है, और फिल्म एक ऐसे दायरा है जो उन्हीं के पास जाना है, तो कैसे ये बाकी पॉलिटिकल लीडर हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इंडिविजुअल हो, हाउ दे कैन क्रिएट सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस जब सेंसर बोर्ड ऑलरेडी मौजूद है? क्या ये आपको नहीं लगता है कि सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है इनको समझाना कि वी हैड सीन दिस मूवी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, सो वी हैव अप्रूव्ड इट टू रिलीज, देन हु द हेल यू आर? that time they haven't seen this movie because we didn't we got late that time to apply for the CBFC. We just released trailer that time, so on the basis of trailer they have created so much nuisance. Okay, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि आप सेंसर बोर्ड में मूवी देने से पहले ट्रेलर रिलीज कर सकते हैं? Yes, trailer can go on digital platforms before without any certification, but you can't release it on theaters. ट्रेलर को भी आप नहीं दिखा सकते, बट आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने सेंसर बोर्ड को भी पार्टी बनाया था उसमें, एंड सेंसर बोर्ड ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया उनको कि हमारे पास आएगी, हम देखेंगे, और आप अभी से कैसे किसी के ट्रेलर के बारे में देखकर फिल्म का अंदाज़ा लगा कैसे लेते हो। और दूसरी बात आपने बोला कि जब एक बॉडी अपॉइंटेड है सरकार की तरफ से जिसका काम है ये देखना, और वो समझेगी और उसे लगेगा कि खराब है तो नहीं आने देगी फिल्म को, तो आप क्यों इतना ज़्यादा बवाल काट रहे हो। लेकिन हमारे देश में कानून तो बहुत चीज़ों के बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बवाल तो काटा ही जाता है ना। कानून तो CAA जो आया था वो भी संसद से पास हुआ है ना, कोई किसी ने उठाकर थोप तो नहीं दिया आप पर। आपने एक जनप्रतिनिधि चुना है अपने एरिया से, ऐसे कई देश में कई जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनसे जाकर एक सरकार का गठन हुआ है, और उस सरकार को इस संविधान ने अधिकार दिया है कि वो कोई भी कानून ला सकती है जो कि जनहित में हो। उन्होंने एक कानून लाया जिसमें चंद लोग जो कि प्रताड़ित है, पीड़ित है, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं मिलकर आया हूँ अभी दिल्ली के जो सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जो पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं, उनके साथ उनकी पीड़ा का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता यहाँ का आम नागरिक। 4 बर्तनों के साथ वो लोग रह रहे हैं। कोई माँ है जिसका 7 दिन का बच्चा पाकिस्तान में है, वो नहीं आ पाया क्योंकि उसका वीज़ा नहीं लग पाया। किसी का पति यहाँ है, बीवी वहाँ है, किसी की माँ यहाँ है, बेटे वहाँ है, किसी की 150 भेड़ें थी, एक साथ उठा ली गई, रोज़ उन्हीं के सामने 2 भेड़ें रोज़ काटी जा रही है और वो खा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी की ज़मीन हड़प ली गई है, किसी की बेटी उठा ली गई है, किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है जो पिछली पीढ़ी का कर्ज अभी तक चुका रहा है। वहां किसी की नजर नहीं जा रही है। उनके लिए एक कानून आया था कि भाई इनको शेल्टर दे देते हैं सिर्फ यहां पर, किसी को यहां से निकालने के लिए तो था नहीं। जब उस कानून के विरोध में दिल्ली जल गई, वो जब उसकी बात नहीं मानी गई, जो संसद से कानून पास हुआ उसको ठुकराने के लिए लोग खड़े हो गए, उसका अपोज करने के लिए खड़े हो गए। तो मेरी फिल्म को रोकने के लिए कौन सेंसर बोर्ड की वेट करेगा? वो तो आ ही जाते हैं ना जिनको आना होता है। लेकिन हम भी हमारी जगह पर अडिग है कि हम एक सच्ची बात, एक सच्ची कहानी कहने आए हैं।
वो कितनी सच्चाई है उसमें वो जनता तय करेगी ना। आपके बोलने से नहीं हो जाएगा कि भाई आपने बोल दिया कि नहीं दिखाई जाएगी। तो यार जितने आपके अधिकार है उतने हमारे भी हैं। आज दुनिया भर में मुहिम चला रहे हैं लोग, सेव टाइगर, सेव पांडा, सेव जंगल, सेव फलाना। अरे वो जो लोग इंसान मर रहा जीता जागता आपके सामने, उसको सेव कब करोगे और कौन करेगा? अगर आज एक देवेंद्र मालवीय जैसे एक मामूली फिल्म मेकर ने, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ, एक ऐसा काम कर दिया कि वो चंद ऐसे लोगों की आवाज़ उठा रही है उसकी फिल्म या उसकी कहानी, जो कि सारी दुनिया से मार खाए हुए हैं, जिनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। तो मुझे तो सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को ने आकर मेरे साथ खड़े होना चाहिए कि आप एक ऐसे वर्ग का दर्द बताने जा रहे हैं जिस पे पूरी दुनिया मुंह फेर कर बैठी हुई है। क्या यूनाइटेड नेशंस और क्या बड़ी बड़ी संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग, सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ कब देखोगे भाई? बच्चे हैं उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5, 6-6 साल के, लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए उनको स्कूल नहीं जा सकते। वो शिक्षा का तो अधिकार हर किसी का है भाई। तो वो इस कंडीशंस में रह रहे हैं। हाँ, ये है कि जान बची हुई है उनके लिए कोशिश की जा रही थी। हमारे ही देश के लोग खड़े हो गए कि नहीं, इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, इनके लिए क्यों कानून बनाया जा रहा है? भाई वो आपसे रोटी तो छीन नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया था कि ये तो सब गुंडे, उचक्के, बलात्कारी है, घुसपैठी है ये जो हमारे यहाँ घुस रहे हैं। अरे घुसपैठिए होते तो वो भी छुप कर घुसते और रोहिंग्या की तरह अपना आधार कार्ड बना लेते हैं, वोट डालने लगते हैं। उनको तो, उनके बच्चों को तो स्कूल भी नहीं मिल रहा है। अभी जहाँ तक ये फिल्मों की सवाल है, यहाँ पे एक रिसेंट एग्जांपल छावा का ही है कि जब तक छावा रिलीज़ नहीं हुआ था तब तक हिंदुस्तान में औरंगज़ेब के बारे में लोगों को पता नहीं था, जबकि सब लोग इतिहास में पढ़ते हैं। बट वो छावा रिलीज़ होने के बाद लोगों को लगा कि औरंगज़ेब का कवर भी नहीं होना चाहिए और औरंगज़ेब को यहाँ से हटा देना चाहिए, और उसके ऊपर भी बहुत सारे शुरू हो गया कि हंगामा करना है। तो सिनेमा का जो ये असल ज़िंदगी में जो इसका जो प्रभाव है वो कितना वैल्यू करता है जब आप सोचते हैं कि मुझे लिखना क्या है और मुझे दिखाना क्या है। बिकॉज हिंदुस्तान में एक मूवी देख के जो इंस्पिरेशन मिलता है वो रियलिटी में तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि हर किसी ने इतिहास पढ़े हैं, हर किसी ने औरंगज़ेब के बारे में पढ़े हैं, और दिल्ली में बैठे हैं जो उनको भी पता है ना चीज़ें, उन्होंने ही अलाउ की हैं बहुत सारी चीज़ें। देन एक फिल्म जब इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है तो इट्स ए डायरेक्टर्स और राइटर्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे लोगों तक जाएगा ताकि सही नैरेटिव पहुंचे, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द राइट थिंग दैट आई नीड टू कैरी फॉरवर्ड विथ मी एंड देन आई नीड टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। सो दिस इज द स्टोरी। सो हाउ मच रिस्पॉन्सिबल इट गिव्स यू? इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ मेकर्स नाउडेज, क्योंकि द फिल्म बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि इफेक्टिव मीडियम है कम्युनिकेशन का। यस, मतलब इतना इफेक्टिव बोलते हैं ना कि एटम बम जो है, जिस तरह से फिशन बम फूट कर टुकड़े होता फिर फिशन होते ही चलता है, उसमें फिल्म भी ऐसे ही चलती है। फिल्म अगर ख़राब है ना तो वो वहीं बैठ जाती है, दूसरे दिन ही बाहर आती है। कितना ही आप उसका PR कर लो, कितनी एडवर्टाइजिंग कर लो, कुछ कर लो, दुनिया भर की चीज़ डाल लो, अगर उसके अंदर बारूद नहीं है वो नहीं जलेगी। लेकिन अगर उसमें बारूद है, आपकी पब्लिसिटी, आपका PR भी कम है, तो भी एक व्यक्ति अगर देख के आता है ना, वो बाहर वो जो विखंडन प्रक्रिया जो शुरू होती है, फिशन प्रोसेस जो होती है, वो जाकर 10 को बताता है, 10 फिर जाते हैं वो 100 को बताते हैं। तो ये एक एटम बम की तरफ फैलने वाला मीडियम है, क्योंकि बहुत ही सशक्त मजबूत माध्यम है कम्युनिकेशन का, कहानी कहने का, जिसमें आपको विजुअल भी मिल रहा है और आपको डायलॉग्स भी मिल रहे हैं, आप उसमें एक्शन भी देख रहे हैं, सारी ज़िंदगी को घटित होते हुए सामने देख रहे हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए आपको इस दुनिया से उठाकर उस दुनिया में ले जाती है, और जब आपको उस दुनिया में जाते हैं आप वहाँ पूरा महसूस कर कर निकलते हैं। तो मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ और आप कोई बात फिल्म में देख रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। जो रिसेप्शन होता है ना, जो रिसेप्टिव कैपेसिटी होती है, वो मेरे ख्याल से उस टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है और आदमी बहुत ज़्यादा रिसीव करता है। तो ऐसे टाइम में इस फिल्म के जो मीडियम को बहुत अच्छी तरह से और अच्छे कामों के लिए यूज़ करना चाहिए मेकर्स को। और जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरी फिल्म से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई ये सेंसिटिव है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिल्म आने के बाद में देखिए
पर उसके लिए सरकार ने लोगों को बिठा रखा है कि अगर इस तरह की है तो उसे रोक दिया जाए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि मैं किसी एक वर्ग का दर्द बता रहा हूँ यार। कम से कम मेरी ये हो सकता है कि मेरी फिल्म देखकर लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाएगा तो कितने लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। आज मान लीजिए दूसरे लोग छोड़ दीजिएगा, हिंदू ही है, हिंदू कितना मंदिर में दान करते हैं, जगह आश्रमों में दान करते हैं, सैकड़ों जगह पर करते हैं। वो अपना थोड़ा थोड़ा कमाई का हिस्सा भी अगर उन लोगों की भलाई में लगा देंगे तो उनकी ज़िंदगी भी बन सकती है। ये फिल्म एक संदेश हो सकती है, एक मैसेज हो सकता है उन लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि इतने सशक्त मीडियम को बहुत जिम्मेदारी के साथ में उपयोग करना चाहिए डायरेक्टर्स को, लेखक को। जैसा आपने बोला कि हाँ है, और जिम्मेदारी से करने का मौका तब आएगा जब आप कोई बड़ा अच्छा फिल्म बनाओगे। जिस तरह की फिल्में हमारे यहाँ अभी बन रही है उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लगा दो नहीं लगा दो, क्योंकि एक मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई फिल्म और एक संदेश और एक सोसाइटी को कुछ बदलने के नज़रिए से बनाई गई फिल्म, दोनों में अंतर होता है। हाँ, एंटरटेनमेंट दोनों में होना चाहिए। आप जो मैसेज देने वाली फिल्म भी लोगों को मज़ा तो उसमें भी आना चाहिए, तभी तो देखेंगे। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। यस, बट फिल्म इज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट कि भाई आपने गीत गा दिए उसमें और उसमें आपने आइटम सॉन्ग भी घुसेड़ दिया, उसमें सब कुछ कर दिया ताकि आदमी को किसी तरह से पकड़ के बिठा लो आप। वो नहीं होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हो, क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हो आप इसका? तो ऑडियंस को यही बोलूँगा कि अभी हम सारी बाधाओं से निकल गए हैं और फिल्म मई में आने वाली है। 22 या 23 मई की डेट, हम हर महीने डेट जारी करते आ रहे हैं जनवरी से, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं और हो सकता है अच्छे के लिए हो ये सारी, लेकिन अब लग रहा है कि सारी अड़चनें, सारी मुसीबतें, सारे हर्डल्स हटने जा रहे हैं और बहुत दिल से भारत की पहली वन शॉट फिल्म बनाई है ये, दिल्ली दंगों पर आधारित है। दिल्ली दंगों की साजिश को उजागर करती है और जो हमारे हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में, उनके दर्द को बयान करती है, उनको किस तरह से बचाया जा सकता है इसकी एक उम्मीद जगाएगी ये फिल्म। तो और एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की विदाउट किसी फाइनेंशियल हेल्प के ये कोशिश है भारत की पहली वन शॉट फुल लेंथ हिंदी फीचर फिल्म बनाने की, जो कि सिर्फ एक मेरी ही अचीवमेंट या इंदौर की अचीवमेंट या मध्य प्रदेश की अचीवमेंट नहीं होगी, ये पूरे भारत की अचीवमेंट होगी। तो आप सबकी भी अब जिम्मेदारी बनती है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखने जाएं, अपने आसपास दोस्तों में इस फिल्म के लिए मैसेज दें और अच्छे सिनेमा का सच्चे सिनेमा का साथ दें। अभी जो सिनेमा का एक मीडियम है, सिनेमा का मीडियम अभी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज इन डिजिटल फॉर्मेट एंड वन इज जो हम नॉर्मल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से जो हम देखते हैं, मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन हो, यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो बंटवारा है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है कि 45 डेज हो या 60 डेज बाद को आपको OTT में रिलीज़ करना है, क्या ये दबाव है या मजबूरी है या एक ऑप्शन है, आप चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं करें, या एक फाइनेंशियल सपोर्ट है कि वहाँ पे करेंगे तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स है? नहीं, वहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल 45 डेज फिल्म का चल जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। yes. चलती नहीं है। तो बात तो यही हो गई कि आपने थिएटर में चला लिया फिल्म, उसके बाद उसको कहीं तो देखने देंगे ही, और कोई भी मेकर्स चाहेगा कि वो ज़्यादा पैसा कमाए, तो मजबूरी तो किसी की भी नहीं है। कोई भी थिएटर में रिलीज़ करने के बाद चाहेगा कि और भी सोर्सेज से वो प्लेटफॉर्म्स पर वो फिल्म जाए और वहाँ भी लोग देखें और वहाँ से भी वो रेवेन्यू जनरेट करें। तो इसमें इस तरह से कोई भी मजबूरी में नहीं कर रहा है, तो चाहते ही हैं कि कोई ना कोई ले ले हमारी फिल्म को आफ्टर थिएटर रिलीज। अब इसमें मैं एक टेक्निकल चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि फिल्म रिलीज से पहले हम सेंसरशिप के लिए जाते हैं, सेंसर बोर्ड में जाते हैं, रिलीज़ होता है, तो जब हम फिल्म हमारे पास हो गया है, क्या हमें ऐसे ही लेके जाना पड़ता है दूसरे मीडियम्स में, लाइक जो OTT प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उनको बताना पड़ता है कि हमने ये बनाया है, आप परचेज करो? हाँ बिल्कुल, आपको अप्रोच तो करना ही होती है, चूँकि जो बड़े कारपोरेट फिल्में हैं, जो कारपोरेट हाउसेस बना रहे हैं या बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बना रहे हैं, उनकी तो डील पहले ही हो गई होती है कि भाई आपकी फिल्म यहाँ चलेगी इतने दिन, उसके बाद आप हमें इतने में दे दोगे, जो कि वो तो फिल्म बनने के पहले ही बिक गई होती है इस तरह की। दूसरी,
जो होती है कि कई फिल्में, जैसे हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, हमारी ना तो किसी थिएटर से पहले बात हुई होती है, ना हमारी किसी OTT से बात हुई होती है। आप प्योर आपके जुनून पर फिल्म बनाते हो, और जब वो अच्छी चल जाएगी वहाँ पर उस थिएटर में, उसका परफॉर्मेंस अगर वहाँ अच्छा हुआ तो OTT आपसे लेगा। ओके, और तब आपको ठीक। सो ये डिपेंड करता है कि फिल्म थिएटर में क्या परफॉर्म किया, अब हो उसके गया अकॉर्डिंग देन दे विल अप्रोच यू कि हमें दे दो एंड वी कैन पे दिस yes, मच फॉर दिस, yes. एंड देन इट विल बी ऑन दैट मीडियम। सो दिस इज द वे। आजकल हो गया ये। पहले क्या हुआ कि जब जिस तरह से OTT हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, जिस तरह से प्रचलित है ये बात कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री ने उसको इतना चूसा, और कुछ भी कचरा उनको चिपकाते गए वो पैसा ले लेकर। तो अब उन्हें आगाह कर दिया, उन्हें सतर्क कर दिया कि वी आल्सो नीड टू फोकस ऑन द कंटेंट कि उसमें मसाला क्या है। वो भी नहीं फोकस कर रहे हो तो बोले कि आप परफॉर्म करके दिखाओ पहले मेरे को थिएटर में, ओके, वहाँ अच्छा करेगी तो मैं आपसे उतना पैसा उसके अकॉर्डिंगली दूंगा आपको। तो ये चीज़ भी है। अब मैं फाइनल 2-3 सवाल है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये है कि ये जो सो कॉल्ड छोटे बजट जो हम बोलते हैं मूवी के, इस छोटे बजट सो कॉल्ड में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो उसको प्रमोशन के लिए यूज़ करना पड़ता है। So what are the effective medium to promote a film which you are calling as a so-called small budgeted film? Because उसका मीडियम क्या है, आप कैसे लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं कि this is a movie, this is a content that we have created with so much of effort? क्योंकि जब तक वो प्रमोशन नहीं होगा उस लेवल पे, तब तक वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती है। दिखावे का ज़माना तो है ही। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और छोटे फिल्म मेकर्स के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे तैसे करके तो वो फिल्म में पूरा झोंकता पैसा। yes. लेकिन उस फिल्म को लोगों तक एक नाम पहुंच जाए या उसकी पहचान पहुंच जाए, वो करने के लिए भी उसे पैसा चाहिए। आज आपको लग रहा होता है कि यार फलानी फिल्म आई है और कैसी छाई हुई है यार इंस्टाग्राम पे, तो इस पे भी दिख रहा है, इस पे भी दिख रहा है, इस पे भी दिख रहा है, ये हम यूट्यूब पे जा रहे हैं वहाँ पे वही फिल्म दिखती है, फेसबुक पे जाते हैं वहाँ भी वही फिल्म दिखती है, इंस्टाग्राम पे भी वही दिखती है। कमाल है यार, मतलब इसमें कोई बात होगी। एवरीथिंग इज पेड। जितना कुछ दिख रहा है उसमें से 95-98% मैं तो कहूँगा कि सब कुछ पैसे के बल पर चीज़ें दिख रही है आपको। आप इवन बहुत सारे जो जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर रिव्यू भी आपको पेड मिल रहे हैं। आपके ट्रेलर का रिव्यू बता देते हैं भाई लोग कि क्या ट्रेलर है भाई साहब, ऐसा बोलते हैं आकर, है ना। ये तो आप दिमाग घर पे रख कर जाइए, लेकिन ये फिल्म मतलब दिमाग घर पे रख कर जाइए मतलब वो फिल्म में दम नहीं है, और वो उसको बोलना है ये चीज़ कि दिमाग घर पर रख के जाएंगे तो मज़ा आएगा आपको। ऐसी फिल्म आपने देखी नहीं होगी, तो तरीका देखिए आप तारीफ करने का। तो ये पेड है एवरीथिंग, सारी हाइप बनाई जाती है। अब हमारे जैसे लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि हम उस तरह की हाइप बना पाए। हमारे लिए तो जनता ही हमारा सबसे बड़ा टूल है। हम शायद उनका जो प्रमोशन का बजट होता है उसका 1% भी खर्च न कर पाए हम, लेकिन हमें करना तो पड़ता है उनका। अगर उसका 1% भी हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और हम करते हैं वो, थोड़ा बहुत तो हम भी करते हैं, लेकिन उस फिल्म के ट्रेलर को, हमारी फिल्म के ट्रेलर को भी देखें आप और समझें कि किस तरह का सिनेमा होगा ये। तो ये नॉर्मली एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोडक्शन हाउस नाउ तो आप ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो एज ए प्रोड्यूसर व्हाट यू थिंक, हाउ मच परसेंटेज, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि अगर 20 करोड़ में मैं एक मूवी बना रहा हूँ तो हाउ मच परसेंटेज शुड बी इन्वेस्टेड इन प्रमोशन रियलिटी में, जेन्युइन केस में? हाँ देखिए, 20 करोड़ का अगर बजट है आपके पास में तो ये मान के चलिए कि आपको अगर 20 करोड़ रुपए आपको रिकवर करना है तो मिनिमम आपको 5 से 7 करोड़ रुपए तो प्रमोशन में लगाना है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम में तो कई लोग 20 करोड़ की फिल्म में 10 करोड़ भी लगा देते हैं, है ना। इतना तो लगाते ही हैं लोग। तो ये प्योरली आप प्रोडक्ट बेचने वाली बात हो गई। मतलब 25% अराउंड व्हाटएवर यू आर स्पेंडिंग ऑन द मेकिंग इन द एंटायर मूवी, 25% गोइंग आपको टू द प्रमोशन देना ही पड़ता है। मतलब जहां तक हम देखते हैं उससे लग जाता अंदाजा कि इतने की मूवी है, और जितना कुछ दिख रहा है हमें न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स में, सोशल मीडिया पर, तो इतना तो किया होगा इन लोगों ने। और बड़े जब बड़ी स्टार कास्ट जुड़ती है और वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। आपको फिर कुछ लोग तो चार्टर्ड से चलते हैं, वो खर्चा अलग जुड़ गया। फिर वो लोग जाते हैं जहाँ पर प्रमोशन करने, तो सारी चीज़ें अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई होटल की और ये सारी चीज़ों की, तो बात अलग हो जाती है कि किसी ने कॉलेज बुला लिया, उसका भी पैसा आ जाता है थोड़ा सा, किसी ने किसी फीता कटवा लिया, तो वो सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में हो जाती है।
लेकिन जब बड़े स्टार जुड़ते हैं तो और प्रमोशन का खर्चा दुगुना होता है, क्योंकि वो अकेला नहीं चलता है, फिर उसके साथ में उसकी टीम जाती है पूरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको एक कहानी कहनी है, एक क्रिएटिव पीस, एक बोलते हैं कि एक आर्ट पीस बनाकर लोगों को दिखाना है, कोई अच्छी बात बतानी है, इतना तामझाम को थोड़ा सा साइड रखकर स्टोरी पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, फिल्म पे बहुत ज़्यादा, क्राफ्ट पे बात होनी चाहिए। तो जनता तय कर लेगी, वो माउथ पब्लिसिटी से भी चल जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल प्रचार का भी बड़ा महत्व है और हमें वो चीज़ करना पड़ती है। तो हम लोग, हमारे जैसे लोग भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते हैं थोड़े बहुत, हम उनके बराबर रीच नहीं ला पाते हैं, लेकिन कोशिश जारी रहती है हमारी। और हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा, आशा की किरण जो हमें दिखती है, वो ऑडियंस की तरफ से ही दिखती है कि भाई वही अल्टीमेटली तो भगवान वही डिसाइड करेंगे, वही देखेंगे। वो खुद अगर अपनी फिल्म मान ले वो, तो फिर वो हर तरह के पीआर को कहीं तक पहुंचा सकते हैं, कहीं पहुंचा देंगे। वो वायरल करना, और जो जितनी वायरल फीवर लाने वाली ऑडियंस ही है जनता ही है, जनता जनार्दन है। तो हमारे जैसे लोगों का आसरा, सहारा जनता है। एज ए डायरेक्टर और एज ए राइटर, अगर मैं आपसे पूछूं, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, कि आप अगर कुछ पीस ऐसे क्रिएट करना चाहें या कुछ ऐसा राइट करें तो आपके दिमाग में हो कि मैं तो चाहता हूं कि ये एक्टर को मैं एम्पैनल करूं मेरे प्रोजेक्ट में, ऐसा कोई सिलेक्शन? मुझे बाहर के बहुत ज़्यादा एक्टर्स पसंद है। आप यहाँ का पूछ रहे, बाहर का पूछ रहे मुझसे? आपके चॉइस। हाँ, मुझे तो बहुत सारे लोग पसंद है। मुझे डेंजल वॉशिंगटन बहुत पसंद है, जिनके साथ मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत पसंद है। मुझे कैट ब्लैंचेट, हीरोइन जो है आपकी एक्ट्रेस हॉलीवुड की, वो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप मॉर्गन फ्रीमैन है, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो, तो खैर उनकी तो उम्र हो रही है। तो ऐसे कई लोग हैं जो कमाल का काम करते हैं वहाँ पर। ये जितने भी लोगों का आपने नाम लिया है, दे आर ऑलवेज सीन इन दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे राइटिंग और उसकी ग्रिपिंग उसी के ऊपर काम की, जहाँ पे उनको कुछ करने को मिला है। हाँ जी, कि वही दिखा सकते हैं कि वो कैसे विजुअलाइज कर सकते हो आप, एक रियलिटी जो दिखता है हमें। बिल्कुल। सो दैट इज द वे यू आर डूइंग इट। हाँ, मेरी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बहुत कम नाम बोल रहा हूँ। मुझे बहुत लोग पसंद। हिंदुस्तान के एक दो बता दीजिए सो दैट वी कैन कनेक्ट। हिंदुस्तान में मुझे इरफान खान बहुत पसंद थे, और अभी फिलहाल तो सभी लोग काम तो सभी अच्छा करते हैं। नई पीढ़ी के जितने भी लोग आए सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको फिल्में उस लेवल की स्टोरीज नहीं मिल रही है। तो अभी तो रणवीर कपूर बहुत अच्छा काम करते हैं। रणवीर कपूर मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और हीरोइंस पे तो अभी कंगना भी बहुत अच्छा टैलेंट है वो। लेकिन वही बात हो जाती है कि हमें अच्छी स्टोरीज, अच्छे प्रोजेक्ट्स इंडिया में बनने चाहिए। अब जहाँ तक ये कंगना रनावत की बात आ गई तो 5 मिनट और बात कर लेते हैं। रिसेंटली शी मेड दैट मूवी इमरजेंसी, जबकि वो आज की तारीख में एक एमपी है, बीजेपी के ही है, बीजेपी की सरकार है जहाँ की वो है, वहाँ पे भी और नेशनल में भी। तब भी उनको उस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए सारे जद्दोजहद करने पड़े, एंड इट वाज शेल्व्ड फॉर क्वाइट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर इस टाइप की हस्ती को भी ये फेस करना पड़ रहा है तो ये तो लोगों के लिए अनटचेबल हो जाएगा एक समय। अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्टोरी और मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ, और मैं क्रिएट करने से पहले ही डरूंगा, क्योंकि जब मुझे ऐसे कहानियाँ दिखेगा कि इनकी सेल्व हो गई थी, इनको परेशान करनी पड़ी थी, तो फिर मैं कैसे। कहाँ पर परेशान होने की बात कर रहे हैं आप? उनकी रिलीज करने के लिए, रिलीज में ना, तो उनका सेंसर से नहीं निकल पाई थी फिल्म जल्दी। हाँ, तो वो आई थिंक, देखिए आमतौर पर सेंसर पे फिल्में इतनी रुकती नहीं है, और उनकी फिल्म में जो है, आपने देखी इमरजेंसी? यस। हाँ, तो पता नहीं क्या कारण था कि इतना लंबा उसको रिव्यू होना पड़ा। एग्जैक्टली, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जबकि ऐसा कुछ नहीं दिखा कि आपको इतना देर तक आपको उसको वेट करना पड़े या इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना पड़े। तो लगे हैं उसमें बहुत सारे। तो अब ये है ना कि बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे चीज़ों में अगर आप हर चीज़ में अगर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेंगे, देन मे बी यू कैन क्रिएट अननेसेसरी न्यूइसेंस। हाँ, नहीं करना चाहिए। क्रिएटिव फ्रीडम अगर देना चाहिए किसी को, तो आप क्रिएटिव फ्रीडम दीजिए। यस, एंड देन आस्क द पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू एक्सेप्ट। एंड क्योंकि अल्टीमेटली अगर पिक्चर नहीं चली तो उन्हीं को ही तो लॉस झेलना पड़ रहा है ना। आपको क्यों फिल्म में नहीं चली बाद में, अनफॉर्चुनेटली।
और ये बताया जाता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर उनको 3-4 बार रिव्यू करना पड़ा फिल्म को। काफ़ी सारी रिव्यू कमेटीज़ में गई वो, और मेरे ख्याल से तो किसी भी मेकर को परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी बनाई हुई चीज़ को जल्दी सामने आना चाहिए। एज अ फिल्म मेकर मैं यही चाहूँगा सबके लिए। लेकिन यही होता है ना कि आप जब या तो राजनीति पूरी तरह से कर लें या फिर फिल्म बना लें पूरी तरह से, दो नावों की सवारी हमेशा ख़राब होती है। तो ये क्या होता है ना कि जब आप फिल्म मेकिंग को सिर्फ फिल्म मेकिंग रहने देते हैं ना, तब तक ये सारे क्वेश्चन लाजिम हैं, वाजिब हैं, और इनको लगाया जा सकता है। लेकिन वंस यू आर फिल्म मेकर, यू आर एक्टर, ठीक है, लेकिन आप साथ में पॉलिटिशियन भी, एक विचारधारा को भी फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और फिर कोई भी चीज़ विदाउट आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट के नहीं आती ना, तो होगा आपको। अगर आपने भाई फ़ायदा सब जगह से लेना चाहते हो तो फिर नुकसान भी है उसके अपने। तो ये खैर उसके बारे में तो ये बोला जाता है कि फिल्म में ही कुछ ऐसी बातें थी जिसके ऊपर हमें समय देना पड़ा इतना, लेकिन इसकी सच्चाई तो ईश्वर जाने क्या है। So thank you very much for giving us your time, and from the entire team of the Spotlight we wish you all the very best कि पिक्चर अच्छे से रिलीज हो एंड लोगों तक पहुँचे, सही कहानी पहुँचे, लोग प्रॉपर देख सके कि व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द पिक्चर, एंड दे शुड डिसाइड एंड देन द पिक्चर शुड फ्लरिश इन दैट वे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप अगर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हाउ यू फेल्ट इन दिस कॉन्वर्सेशन एंड ऑल। मैं बिल्कुल, अब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने इतने डिटेलिंग में और इतने अनछुए पहलुओं को छुआ स्पॉटलाइट में, वो मेरे लिए कुछ नया था आज। कि मैं तो आमतौर पे पिछले 2-3 महीने से काफ़ी सारी बातें कर रहा हूँ फिल्म के बारे में अलग अलग माध्यम पर, लेकिन ये आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप इंदौर से कर रहे हैं। ये इंदौर भी मेरा शहर है, तो इस लिहाज से ये प्रोग्राम भी मेरा ही हुआ है ना। मैं ऑन करता हूँ इसको। मैं इंदौर की हर चीज़ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारी अपनी चीज़ है। तो मैं आपके इस जो इनिशिएटिव को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ आपको कि बहुत ही अच्छा आपने कदम उठाया है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब फ्लोरिश करें इस मीडियम के साथ में, इस प्लेटफॉर्म के साथ में, और भारत के जो है ना टॉप 10 पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में से एक बने आपका जल्दी ही। ये मेरी शुभकामनाएं आपको, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। So this was the podcast with Mr. Devendra Malviya. I hope this podcast has given you a lot of insights about filmmaking and how the Bollywood film industry works. And thank you very much for watching this podcast till the end. And again, I would like to request you to please subscribe this channel so that you can have a lot of updates from our end, and we can produce a lot of podcasts like this which will give you a lot of insights. And you can also subscribe our business news channel by the name of TSBP News, where you cover top 5 business news daily, Monday to Friday, and top business news of the day as well. So thank you very much again for watching the podcast and signing it off.